हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। तो आज हम वीकली फाइनेंस अफेयर में 10 सितंबर से 16 सितंबर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर से, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर रफ्तार के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। एक बार फिर आप लोगों को सुनना है कि 6 महीने की जो हेडलाइंस है, जनवरी 2023 से जून 2023 की जो भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों, जो थीम्स आप लोग यहाँ देख रहे हो, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, ओबिचुरी, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, उन सभी की हेडलाइंस आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है? तो ये था करंट अफेयर रफ्तार के बारे में। कुछ कोर्सेज़ और जान लीजिए। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हमारी पूरी टीम ने मिलके आप लोगों के लिए जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ प्रिपेयर किया है। एक कोर्स एसएससी इकोनॉमी का चल रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से हाई लेवल का, और एक एसएससी पॉलिटी का चल रहा है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। आरबीआई ने 30 दिन की डेडलाइन दी है बैंक्स को। किस चीज़ के लिए डेडलाइन दी है आरबीआई ने 30 दिन की? बैंक्स को और एनबीएफसी को कि जो भी आपके पास लोन सेटलमेंट के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। क्या मतलब है इस बात का? जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया है किसी बैंक से। अब जब लोन लिया है तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ कागज़ात, प्रॉपर्टी के कुछ कागज़ात हम लोग सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में रख देते हैं। यानी उनको गिरवी रख के हम लोगों को लोन मिलता है। तो अब जब लोन सेटलमेंट हो चुका होता है, यानी जिसको पे करना था कर दिया, जिसने नहीं, मतलब जो भी था कि आपका लोन अब सेटलमेंट हो चुका है बैंक की तरफ से, नॉन बैंक की तरफ से, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह है, उनके कागज़ अभी भी बैंक में ही पड़े हैं। तो आरबीआई ने ये ऑर्डर दिया है बैंक को और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को कि जिसके भी लोन के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स 30 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति के पास पहुंचा दिए जाए। की हाइलाइट्स अगर इस न्यूज की पढ़े तो क्या कह रहा है, जितनी भी एनबीएफसी है, जितनी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन सबको कहा है कि आपके पास जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रिलीज किया जाए। 30 दिन का टाइम आपको मिला हुआ है। जिसका फुल रीपेमेंट आ चुका या जिसकी सेटलमेंट हो चुकी है, जो भी आपको सेटलमेंट करनी थी, जितने पर भी, उन सभी का जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहुँचा दिए जाएँ। बोरोवर विल बी गिवन ऑप्शंस, मतलब कि बोरोवर को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हो, बैंकिंग आउटलेट से या ब्रांचेस से, कहाँ से आप इनको लेना चाहते हो, ठीक है? उसके बाद अगर कोई लेट हो रहा है, मतलब मैं अगर बैंक में जाती हूँ लेने के लिए अपने कागज़, अगर मुझे टाइम पे कागज़ नहीं मिल रहे हैं, तो 5,000 रुपए हर दिन का जुर्माना, 5,000 रुपए हर दिन का जुर्माना जो है, वो डीले के लिए जो बैंक है उस पर लगेगा कि आपने टाइम से इनके प्रॉपर्टी के कागज जो है वो इनको क्यों नहीं सौंपे, रिलीज क्यों नहीं किए। इसके लिए 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ठीक है? आरबीआई ऑप्शन दे रहा है बोरोवर को कि आप कहाँ से इस लोन को ले सकते हो, कहाँ से इन कागज को इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है? इफेक्टिव डेट के बाद फिर 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से ये चार्जेस जो है वो लगने लगेंगे बैंक पे। तो ये पूरी न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? सेबी ने 21.5 लाख रुपए पेनल्टी के दे दिए हैं रिलायंस होम फाइनेंस को। मतलब पेनल्टी लगाई है रिलायंस होम फाइनेंस पे 21.5 लाख की। इसकी वजह क्या है? इनकी फोरेंसिक ऑडिट हुई थी। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब है सारे डाटाज़ को चेक करना कि कहीं पे कुछ इल्लीगल काम तो नहीं हो रहा है, इसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं। इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराई थी सेबी ने, ठीक है? और 15 लाख रुपए रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर पेनल्टी के तौर पे लागू किए गए। किस लिए? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो भी बातें आपको लिस्ट करने के लिए कही थी, डिस्क्लोज करने के लिए कही थी, आपने वो सारी फाइंडिंग्स डिस्क्लोज नहीं। जैसे मैं आपको कह दूं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लाके दिखाओ आप अपने, और आप उनमें से कुछ कागज को छुपा दो कि मैं नहीं दिखाऊंगा सेबी को या किसी को, तो बाद में पकड़े जाओ अगर आप, तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये वही लिस्टिंग या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाले कागजों को छुपाने की सजा है। ठीक है? 2 लाख की पेनल्टी, 2.5 लाख की पेनल्टी, 2 लाख की पेनल्टी। ये इस तरीके से अलग-अलग सेक्रेटरी पे, ऑफिसर पे लगे हैं। ठीक है? जो वहाँ के सीईओ हैं शरद सुधालकर, फिर कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर पारुल जैन और पिंकेश शाह,
इनके ऊपर 2, ढाई और 2 लाख इस तरीके से जुर्माना लगा है। दिक्कत क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? क्या छुपाया इसने? इसकी समझते हैं। ग्रांट थॉर्नटन नाम की एक कंपनी है जो फॉरेंसिक ऑडिट करती है। रिलायंस होम फाइनेंस में जाती है ऑडिट करने के लिए और उस वक़्त रिलायंस होम फाइनेंस ने ये कहा कि हमने किसी तरीके का कोई गलत लोन किसी को नहीं दिया है और कागज़ भी छुपा लिए। लेकिन बाद में जब पता लगा, जब और गहरी जाँच हुई, जब शक के बाद और गहरी जाँच हुई तो पता लगा इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए किसी इनडायरेक्टली लिंक्ड बोरोवर्स को दे दिए। मतलब जो लीगल थे ही नहीं उस लोन के लिए, इनडायरेक्टली लिंक्ड बोरोवर्स को दे दिए। जिसके करके ये एप्लीकेशन ये केस फाइल हुआ है उनके खिलाफ और इतना सारा जुर्माना सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पे एज़ अ पेनल्टी इम्पोज़ कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की प्रेज़ की है, बड़ाई की है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश को लेके। वर्ल्ड बैंक ने जी20 डॉक्यूमेंट्स की मीटिंग में क्या कहा है कि जो काम करने में आम देश को 47 साल 47 इयर्स लग जाते हैं, इंडिया ने 6 साल में वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बैंकिंग का एक्सेस देना, फाइनेंशियल एक्सेस देना, एक तो हर 5 किलोमीटर पे आपको बैंक मिल जाएगा। एटीएम का एक्सेस देना, बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करना, ई-बैंकिंग को बढ़ाना, बैंकिंग की सेविंग की हैबिट्स को प्रमोट करना या ई-कॉमर्स को बढ़ाना या फिर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी देना, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आते हैं। तो इंडिया ने जो चीज़ 47 इयर्स लग जाते हैं आम तौर पे 6 साल में उनको पूरा कर दिया। भारत ने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। जनधन बैंक अकाउंट्स हैं, आधार है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इन सब चीज़ों में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है हमने 6 साल में 80% इंडिया को कवर कर लिया है। हर जगह ये फैसिलिटीज़ बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुँच चुकी है। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? कहता है कि जो इसकी डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अप्रोच है, डिजिटल आईडी देना, इंटरऑपरेबल पेमेंट्स करवाना, डिजिटल क्रेडेंशियल लेजर क्रिएट करना, ये सब भारत ने बहुत अच्छे से किया है। और जिसके कारण हमारा जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन है, वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है? उसके बाद इंडिया के जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अब तुम एक बात को समझो, पेंशन लेने जाना है, व्यक्ति जा रहा है बैंक की लाइनों में खड़ा है, तो वहाँ पे बैंक को भी तो अपने इंफ्रा पे पैसा लगाना पड़ेगा ना। अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग बंदे वहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट उनको देनी पड़ेगी, किस लिए? ताकि जो व्यक्ति आ रहे हैं पेंशन लेने या अलग-अलग सर्विसेज़ के लिए उनको सँभाल सके। तो जिससे इंफ्रा पे खर्चा लगता है बैंक्स का। जबकि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा और आप किसी भी एटीएम से पैसा निकलवा सकते हो, तो क्या हुआ कि इंफ्रा पे जो खर्चा करना था वो हमने नहीं किया, मतलब वो अपनी सेविंग होगी। तो इस तरीके से 33 बिलियन डॉलर को इंडिया ने सेव किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। जून 2022 तक 462 मिलियन जो खाते में रुपए हैं, वो जनधन अकाउंट्स के अंदर आ चुके। तो ये सब अचीवमेंट्स भारत के बारे में बताई जा रही। फिर ये कहा है कि इंडिया जो है गवर्नमेंट टू पीपल आर्किटेक्ट को लेवरेज कर रही है। ठीक है? नो योर कस्टमर, वो सारी चीज़ें डिजिटल कर दी है भारत ने, जो पहले हर चीज़ पे बैंक में भागना पड़ता था, अब वो सब चीज़ें डिजिटल हो गई। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक की। फाउंडेशन जुलाई 1944 में इसकी स्थापना होती है और प्रेज़िडेंट है अजय बांगा। ठीक है? ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है, येस बैंक ने जसपे के साथ पार्टनरशिप करके हाइपर यूपीआई लॉन्च कर दिया। येस बैंक क्या है आपको पता है। जसपे क्या है, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसने हाइपर यूपीआई लॉन्च किया है आपस में मिलके। ये हाइपर यूपीआई क्या है? अभी आपको यूपीआई के लिए 1 या 2 स्टेप्स का प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। हाइपर यूपीआई आने के बाद आपको अपना यूपीआई पेमेंट एक ही क्लिक पे सारा काम हो जाए। आपको अपना यूपीआई ऐप जो है वो ओपन नहीं करना। आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दिखेगी, ठीक है? हाइपर यूपीआई के नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दिखेगी, जिसके अंदर जो कंज्यूमर है एक सिंगल क्लिक से ही अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। तब इसने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखते हुए हाइपर यूपीआई, येस बैंक और जस्टपे ने पार्टनरशिप करके लॉन्च, ठीक है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है, इंडसइंड बैंक ने वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है।
जिससे ट्रैवल एजेंट्स, कॉर्पोरेट्स जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो सब हैसल फ्री हो जाएगी, यानी कि बिना किसी परेशानी के आराम से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो जाएगी। इंडसइंड बैंक जो है उन्होंने वर्चुअल कमर्शियल कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भारत के अंदर आ रहे हैं या भारत के ट्रैवल एजेंट्स दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो उनको कार्ड्स वगैरह कैरी करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड को जारी कर दिया जो काफी सिक्योर है और जिससे आप अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स को सीमलेसली सिक्योर तरीके से बहुत आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो अप्रैल 1994 में इसका इनॉग्रेशन किया था द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, सीईओ है इस बैंक के सुमंत कथपालिया, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके बाद कैश फ्री पेमेंट्स कोलैबोरेट्स विद एनपीसीआई टू इंट्रोड्यूस ऑटो पे ऑन क्यूआर फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। कैश फ्री पेमेंट क्या है? ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है पेमेंट्स की दुनिया में। ठीक है, फिर एनपीसीआई क्या है ये मैं आपको बहुत बार बता ही चुकी हूँ। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस जिसके ऊपर हर महीने पेमेंट जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन प्राइम, अब आपकी जो सब्सक्रिप्शन है हर महीने यहाँ पे आप पे कर रहे हो। नेटफ्लिक्स हर महीने आप इसको पैसा दे रहे हो। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसपे आपको रिकरिंग फी, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, बार बार हर महीने पेमेंट्स देनी हो। ठीक है, तो कैश फ्री पेमेंट ने क्या किया? अभी आपको क्या करना पड़ता है? अपना ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप के बाद फिर आपको सर्च करना पड़ता है पूरा कि कौन सा प्लान है, प्लान सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आप अपने बैंक से उसको लिंक करते हो, फिर ओटीपी आता है। इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसीजर आपको करना पड़ता है। अब कैश फ्री पेमेंट और एनपीसीआई ने आपस में कोलैबोरेशन किया और ऑटो पे ऑन क्यूआर, मतलब कि अब जो है जितने भी ये एड्स के या जितने भी ये खर्चे होते हैं ना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस होते हैं, वो और ज्यादा ग्रो करेंगे और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे क्योंकि अब एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा। अब आपको ये ऐप वगैरह ढूंढ के वहां पे प्लान सेटल करना ये सब काम नहीं कर, आपको क्यूआर कोड मिलेगा जिसके जरिए हर महीने आपकी पेमेंट्स हो जाए करेगी। कैश फ्री पेमेंट ऑटो पे ऑन क्यूआर ये क्या कर रहा है? उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट पे उनका जो खर्चा है उसको कम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब अब एक क्यूआर कोड जो है लोगों तक पहुंचाना है। इससे क्या होगा? जितने भी मार्केटिंग चैनल्स हैं वहां पे ये क्यूआर कोड को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, टीवी या प्रोडक्ट पैकेजिंग वाली कंपनीज के अंदर ये क्यूआर कोड जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा? अब आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं अपनानी, जहां पे आपको कोई अकाउंट सेट नहीं करना, प्लान सेट नहीं करना। अब आपको ऑटो पे हो जाएगा क्यूआर कोड का यूज कर। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड्स यूपीआई एप्स के माध्यम से आप अप्रूवल दोगे और आपकी पेमेंट्स हो जाएगी। तो कैश फ्री पेमेंट ने और एनपीसीआई ने ये इनिशिएटिव शुरू किया। ठीक है, ये इसके अंदर कौन-कौन से आ जाएंगे, कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पे क्यूआर सिस्टम आएगा? शॉपिफाई, विक्स, पेपल, अमेज़न पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब के ऊपर ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। कैश फ्री पेमेंट 2015 में बना है, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में। सीईओ इसके आकाश सिन्हा है। एनपीसीआई को बहुत बार बता चुकी, 2008 में बना, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में। एमडी सीईओ दिलीप पासबे हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स के लिए। इसको जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उन सब ने मिलकर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर बनाया था। अब इसके बाद अगली न्यूज है मास्टर कार्ड, इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक अपग्रेडेड प्राइसलेस डॉट कॉम को अनवील किया। प्राइसलेस इंडिया क्या है? ये कैंपेन है जिसमें देखो अपना देश इनिशिएटिव के साथ कुछ अलाइनमेंट्स हैं। देखो अपना देश क्या है? भारत के अंदर जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे हमारे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों और चाहे वो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर हो, जो भारत के रिच कल्चर हेरिटेज को एक्सप्लोर करने आए हैं, उन लोगों को आसान तरीके से एक्सप्लोरेशन मिल जाए और उनकी जितनी भी जरूरतें हैं आसान तरीके से पूरी हो जाए, इसलिए मास्टर कार्ड ने, इन्वेस्ट इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक कोलैबोरेशन किया है और प्राइसलेस इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग जगह पे, मतलब ज्यादातर एक्सपीरियंस दिल्ली, आगरा, जोधपुर, देहरादून, पुणे, यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो मास्टर कार्ड है वो मतलब इनको इजी पेमेंट्स की फैसिलिटी दे देगा।
अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, अगर हम डाटा को देखें तो 2023 में मार्च 2019 की तुलना में 65% ज्यादा लोग जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रैवल पे स्पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो priceless.com को रीलॉन्च किया है, मास्टर कार्ड ने एफर्ट्स किए हैं ताकि जो भी कार्ड होल्डर है मास्टर कार्ड के, वो कोई तरीके की दिक्कत ना हो। 1966 में मास्टर कार्ड बना था, ये एक पेमेंट गेटवे है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर दिल्ली, और सीईओ इसके निवृत्ति राय है। इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और फैसिलिटेशन एजेंसी है। ये नॉन प्रॉफिट वेंचर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ज्यादा उसको एक्सपैंड करना है, मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना, ये सब काम इसका होता है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अभी कैबिनेट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैं, और श्रीपाद नायक और अजय भट्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये मास्टरकार्ड, इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तीनों का एक कोलैबोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय अक्सा लाइफ ने, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसने इनकम लाभ नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने एक नया प्रोडक्ट इनकम लाभ, इसमें क्या होगा, ये आपकी 10 से 12 साल के लिए, 10 से 12 साल के लिए आपकी एक फिक्स इनकम, हर महीने की आपके फिक्स इनकम आपको देगा। शुरुआत में आपको कुछ प्रीमियम्स भरने होंगे और इनिशियल फेज पे 100% का 100% आपको इनकम के रूप में मिल जाया करेगा। भाई मान लीजिए आपने साल के 5,000 रुपए भरे, तो आपको महीने 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 करके पूरे साल में 5,000 रुपए शुरुआती दौर पे मिल जाएंगे। 5 साल के बाद जितना पैसा आपने भरा है, जितना आपने पे आउट किया है, उसका 150% आपको इनकम के रूप में मिलने लग जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने साल की पॉलिसी चूज कर रहे हो। अगर आप 12 साल की पॉलिसी चूज करते हो और प्रीमियम्स देते हो, तो 6 साल के बाद जितना भी पैसा आपने दिया है उसका 200% आपको वापस मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, और जब फाइनल ईयर होगा यानी 12वां साल होगा, तब आपको एक लमसम अमाउंट, बहुत सारी गारंटेड लमसम अमाउंट जो शुरुआत में ही आपको बता दी जाएगी कि इतनी मिलेगी, वो मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये भारता लाइफ, अक्सा लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है। इसकी बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ पराग राजा है। ये एक जॉइंट वेंचर है भारतीय एंटरप्राइजेज और फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। ठीक है, 51% शेयर इसमें भारतीय एंटरप्राइजेज के हैं और फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी के इसमें 49% शेयर। इसके बाद अगली न्यूज है, आरबीआई ने जो सीबीडीसी है, सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो डिजिटल रूपी जिसको कह रहे हो, उसको कॉल मनी में यूज करना भी शुरू कर दिया अक्टूबर 2023 से। ये कॉल मनी होता क्या है? इंटर बैंक बोरोइंग होता है, एक बैंक और दूसरा बैंक, एक बैंक और दूसरा बैंक, यानी इंटर बैंक बोरोइंग। जब 2 दिन के लिए, फॉर 2 डेज, पैसा आपस में बोरो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटर बैंक बोरोइंग या कॉल मनी। और जब ये पैसा 2 बैंक्स के बीच में 2 से लेके 14 दिन के लिए बोरोइंग के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं नोटिस मनी, नोटिस मनी। तो अब न्यूज में ये है कि आरबीआई ने ये कह दिया कि अभी तक तो क्या हो रहा था, कस्टमर डिजिटल रुपी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर पेमेंट्स के लिए डिजिटल रुपी को यूज कर रहे हैं। अब कमर्शियल बेसिस पे ये यूज होगा, अभी तक रिटेल बेसिस पे हो रहा था, अब कमर्शियल बेसिस पे यूज होगा, और एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देने या लेने के लिए डिजिटल करेंसी का यूज करेगा। तो ये पूरी न्यूज है जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अक्टूबर 2023 से शुरू हो डिजिटल रुपी होलसेल लेवल पे, ईडब्ल्यू, ये याद रखना, ये इसका सिंबल है। ठीक है, जो सीबीडीसी रिटेल लेवल के लिए यानी आपके और मेरे लिए थी जो डिजिटल करेंसी, वो 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुई। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आरबीआई को ये पावर मिलती है कि सीबीडीसी को रिटेल या फिर होलसेल लेवल पे यूज करने की परमिशन दे सकता है। 2 बैंक्स को सेलेक्ट किया गया है जो आपस में इसको यूज कर सकता है, जिसके अंदर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी, एचएसबीसी, ये सब बैंक्स इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब आपको पेपर करेंसी की जरूरत नहीं होगी, डिजिटल टोकन से ही काम चल जाएगा। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। कॉल मनी क्या है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है,
तो ये 2 बैंक्स के बीच में होता है। द लेंडर फॉर ऑफ द कॉल मनी नीड नॉट प्रोवाइड प्रायर नोटिस नहीं देना कि मुझे ये पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, प्रायर नोटिस नहीं देना 2 ही दिन के लिए होता है। इंटरबैंक कॉल मनी का मार्केट का मतलब ही कॉल मनी का मतलब ही होता है शॉर्ट टर्म मनी और इंटरबैंक यानी एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में, ठीक है? उसके बाद जो है न्यूज़ है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज को ये कहा है कि आप अपने यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करो। आरबीआई ने कहा है कि अपने यहाँ पे एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करो। ये क्या होगी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन? ये एक एनजीओ की तरह होंगी और इनका मकसद क्या होगा? इनका मकसद होगा कि जो भी लॉज हैं, उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको रेगुलेट करना। ठीक है? तो जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, उनको कहा है कि आप अपने यहाँ पे लॉज की कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस के लिए एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करो। ठीक है? आरबीआई एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन जारी करेगा कि कौन-कौन सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने अपने यहाँ पे एसआरओ लागू कर दी। यानी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ठीक? फिनटेक क्या होता है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। ये सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन जितनी भी मोबाइल ऐप्स वगैरह आती है ना, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ही बनाती है। ठीक है? जैसे एनपीसीआई भी एक फिनटेक कंपनी है, मैं कह सकती हूँ। फिनटेक के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं। क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करना, मोबाइल पेमेंट्स करना, ये सब फिनटेक कंपनी ही करती है। ठीक है? जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, फिनटू, मोतीलाल ओसवाल, ये सब फिनटेक कंपनी है। आरबीआई ने क्या कहा है इनको कि आप अपने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन के लिए नॉर्म्स लेके आएं और कोई भी कस्टमर को परेशानी ना हो, आपके यहाँ के एम्प्लॉइज को परेशानी ना हो और इस तरीके से आपको एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी है ट्रांसपेरेंट मैनर में और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो एनजीओ होंगी और जिनका काम होगा आपके यहाँ पे इन सब पॉलिसीज, लॉज और रेगुलेशंस को चेक करना कि क्या आप तरीके से कस्टमर की, वर्कर की और अदर पार्टिसिपेंट्स का ध्यान रखते हो या नहीं। ठीक है? एसआरओ कम्युनिकेशन चैनल है, मतलब कि ये क्या बताएगा, टू वे कम्युनिकेशन है इसके मेंबर के बीच में, फिनटेक एंटिटी और आरबीआई के बीच में। आरबीआई ने जो भी कहा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन उस फिनटेक कंपनी को बताएगा और फिनटेक ने जो भी कहा आरबीआई को बताएगा। तो ये बीच में एक सेतु की तरह, एक पुल की तरह, एक ब्रिज की तरह, ठीक है, स्टैंडर्ड को डेवलप करेगा, स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करेगा कि आपको कैसा काम क्या किस में करना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, किसी की शिकायत आती है तो शिकायत भी सुनेगा एसआरओ। ठीक है? उसके बाद आरबीआई ने, नेक्स्ट न्यूज़ है, आरबीआई प्लान्स टू एलिमिनेट इंक्रीमेंटल सीआरआर। मैंने आपको पीछे से पिछले हफ्ते में इंक्रीमेंटल सीआरआर के बारे में बताया था कि 4.5% तो हमारा सीआरआर है ही, लेकिन 10% सीआरआर एक्स्ट्रा लगा दिया गया था क्योंकि 2000 के नोट जो जमा होने आने हैं बैंक में एक्सेस लिक्विडिटी ना बढ़ जाए, जिसके कारण आरबीआई ने सारा पैसा खुद के पास मंगवा लिया। सीआरआर क्या होता है? जो भी एनडीटीएल बैंक का है, उसका उसका एक फिक्स परसेंट यानी एक्स परसेंट आरबीआई अपने पास मंगवा लेता है ताकि बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी ना रहे। तो 4.5% सीआरआर तो था ही, कैश रिजर्व रेशो। 10% एक्स्ट्रा सीआरआर यानी 14.5% सीआरआर आरबीआई ने बैंकों से मांग लिया। और अब क्या किया जा रहा है, जब देखा कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो 3 फेजेस के अंदर इसको वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। 9 सितंबर तक 25%, जो भी पैसा आया था उसका 25% वापस कर देंगे। 23 सितंबर तक भी 25% और अक्टूबर 7 तक रिमेनिंग 50% वापस कर देंगे। फेज्ड मैनर में लिक्विडिटी दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं वापस, ताकि एक्सेस लिक्विडिटी ना हो। ठीक है? ये जो आपका बेसिक सीआरआर होता है 4.5%, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इंक्रीमेंटल सीआरआर वाला पैसा वापस किया जाए। ये किस लिए होता है? एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। 2000 के नोट के कारण लिक्विडिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण ये स्टेप लिया। ठीक है? ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद अगली न्यूज है, एचएसबीसी इंडिया इंट्रोड्यूसेस ओएनडीसी इन अ बॉक्स टू इनहेंस कॉर्पोरेट सर्विस पोर्टफोलियो। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एचएसबीसी इंडिया ने लॉन्च किया है ओएनडीसी इन अ बॉक्स। ये वन स्टॉप शॉप प्रोपोजिशन है, जिससे क्या होगा, जो ये अनाउंस कहाँ किया है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो हुआ था बॉम्बे के अंदर, वहां पे
इसके अंदर क्या होगा, इंडिया बिकेम फर्स्ट फॉरेन बैंक टू ऑफर ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स को ओपन करने के लिए ओएनडीसी इन अ बॉक्स लॉन्च किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आएगा। इसका एम क्या है, जो भी इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है, मतलब ये जरूरी नहीं है मेरे पास कुछ ए नाम की ऐप है, आपके पास बी नाम की ऐप है, तो दिक्कत होती है पैसा पहुंचाने में। तो अब ये ओएनडीसी क्या करेगा, ओपन कॉमर्स कर देगा। किसी के पास कोई भी ऐप है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपका पैसा दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे कॉम्पिटिटिवनेस, ओपननेस, इंक्लूसिविटी ये सब बढ़ेगी। ये ओएनडीसी ने बॉक्स क्या है, एचएसबीसी इंडिया ने पार्टनरशिप की प्रोटीन ई गोव टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, ताकि ओएनडीसी ने बॉक्स को बनाया जा सके। इसमें क्या होगा कि ये कस्टमर्स को एम्पावर करता है कि आप पेमेंट और सेटलमेंट कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है सामने वाले की ऐप और आपके वाले की ऐप सेम हो। एचएसबीसी इंडिया 1959 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आया, सीईओ हितेंद्र दवे है। ये एक फॉरेन बैंक है, इसको आरबीआई ने रेगुलेट किया है। ठीक है, ओएनडीसी की बात करें तो सीईओ इसके टी कोक्षी है। ओएनडीसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है एनपीसीआई की तरह, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, और इसका काम क्या होता है, ई कॉमर्स को और ज्यादा डेवलप करना। अगली न्यूज है, आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को ये अप्रूवल दे दिया है कि आप आई प्रोसेस सर्विस लिमिटेड का 100% स्वामित्व अपने हाथ में ले सकते हो, ओनरशिप अपने हाथ में ले सकते हो। आई प्रोसेस सर्विस क्या है, देखो ये कंपनी है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसका काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, स्टाफिंग संबंधित सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, एचआर कैसे बनेगा, कौन बनेगा, एचआर के लिए रिक्रूटमेंट निकालना, एमडी के लिए न्यू रिक्रूटमेंट्स निकालना। तो आई प्रोसेस सर्विसेज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो स्टाफिंग प्रॉब्लम को सोल्व करती है। आईसीआईसीआई के पहले केवल 19% शेयर ही इसके अंदर थे, अब फुली 100% शेयर आरबीआई को मिल जाएंगे। आरबीआई से ये अप्रूवल इसको मिल चुका है। आई प्रोसेस 2005 में स्टैब्लिश हुआ था स्टाफिंग सॉल्यूशन को देने के लिए। ये एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, इसकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 25,000 से भी ज्यादा है, और इसके जो ऑफिसेज हैं वो 500 से भी ज्यादा लोकेशन पे खुले हुए। टोटल कॉस्ट पड़ेगी जो आईसीआईसीआई बैंक को, वो 15.40 करोड़ पड़ेगी। अभी 19% स्टेक ऑलरेडी आईसीआईसीआई के पास है, अब बाकी पैसा देने के बाद 100% स्टेक्स जो है आईसीआईसीआई के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी आज की। आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए ध्यान से। एक तो आपको ये बताना है कि आई प्रोसेस का फाउंडेशन कब हुआ। ठीक है, कब इसका फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बताना है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, और उम्मीद करती हूं ये दोनों के आंसर आप लोग करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।